आगे बढ़े, आपको बताएं कि निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध मकबूल बाकिर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। निगरान वज़ीर-ए-आला को चेयरमैन PND की ब्रीफिंग, फॉरेंसिक लैब, सेफ सिटी, KB फीडर की लाइनिंग पर आगाही दी गई है। तरक्याती मंसूबों के कामों को तेज करने की हिदायत भी जारी की गई है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आदिस जमाली से। आदिस, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, ये निगरान वज़ीर-ए-आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की ज़ेर सदारत पहली बार सिंध के तरक्याती स्कीमों के बड़ा एक आला-ए-शुता इजलास हुआ है, जिसमें वज़ीर-ए-आला को पूरी ब्रीफिंग दी गई है। सिंध की तमाम स्कीमों के बारे में, सिंध की आबादी के बारे में, सूबे की तालीम, सेहत और दीगर मनसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी गई, जिसपे निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध का कहना था कि उनका फोकस जो है सूबे में तालीम की स्कीमों पर है। लिहाजा खास तौर पे वो स्कूल जो बारिश की वजह से, सैलाब की वजह से मुतासिर हुए थे, उन स्कूलों का जो तामीर का मरहला है उसको मुकम्मल किया जाए और उन स्कूलों की तामीर के लिए 2 अरब रुपए की खतीर रकम भी रखी गई है। उसके अलावा सेहत के मंसूबों पर भी निगरान वज़ीर-ए-आला का फोकस था। इजलास को बताया गया कि इन दोनों शोबों के मंसूबों पर सिंध हुकूमत पहले से काम कर रही है और सैलाब से मुतासरा स्कूलों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। कोरंगी 33D की सड़क पर अरसे से सीवरेज का पानी जमा है। इलाका मकीन कहते हैं कि सालों बीत गए लेकिन सफाई नहीं हो सकी। सड़क पर गंदे पानी की वजह से मच्छरों की बहुतात है। मजीद जानते हैं राबेल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी राबेल। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी 33D में, जहाँ पर सीवरेज के पानी जो है पूरी सड़क को अपनी लपेट में लिया हुआ है। मेरे कैमरे में साजिद आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो है पूरी ये स्कीम 33 की जो है यहाँ पर 33D की सड़क है जो कि पूरी की पूरी सीवरेज के पानी से भरी हुई है। साथ साथ लोगों को जो है यहाँ से मुतबादिल रूट का इख्तियार करना पड़ता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतना हैवी ट्रैफिक भी कभी कभी यहाँ से गुजर रहा होता है कि अगर सामने से कोई ट्रैफिक यहाँ से गुजरेगा क्योंकि दूसरे रूट इख्तियार करने पर, तो उनको हादसा का जो है वो सबब बन सकता है। साथ ही साथ यहाँ के जो इलाका मकीन है उनके मुताबिक यहाँ पर जो है बाइक्स भी फंस जाती हैं। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे मजीद जान लेते हैं। भाई मुझे बताएं, कब से इस तरह का जो है ये इस तरह सीवरेज का पानी यहाँ पर जमा है और क्या कभी इंतजामिया की जानिब से कोई काम नहीं की गई? ये तकरीबन साल भर से ऐसे ही जमा है और अक्सर हादसात होते रहते हैं इधर। जी रोड। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि क्या कहते हैं आला काम की जानिब से कभी कोई आया नहीं, यहाँ पर कोई काम नहीं किया गया? आते हैं, काम करते हैं, काम करने के बाद चले जाते हैं, वो फिर गटर भरे हुए होते हैं, फिर क्या करते हैं। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा कि अभी कभी कोई हादसा वगैरह यहाँ पे रोनुमा हो, क्योंकि हम देखते हैं मुतबादिल सड़क से जो रूट्स आता है वो बिल्कुल सामने से गाड़ी आती है। यहाँ पे रॉन्ग साइड पे जब गाड़ी चलती है, एक ही रोड जब संभाल होता है तो एक्सीडेंट अक्सर हो जाते हैं, गाड़ी टकरा जाती है आपस में, किसी लोगों की लग जाती है छोटे। ठीक है भाई, क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि इतना पूरी सड़क को जो है इसने अपनी लपेट में लिया है, इस पानी में पूरा जमा है, इस तरह इंतजाम यहाँ इसको कोई एक्शन ले, काम हम करे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनका यही कहना है कि ये सड़क को जो है इन्होंने अपने पूरा सीवरेज का पानी यहाँ पर जमा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है मच्छर भी इसमें इजाफा हो रहा है। साथ ही साथ लोगों को जो है मुतबादिल सड़क का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि हादसा का सबब भी बन सकती है। उनका यही कहना है कि आला हुक्काम से कि इस जगह को फौरी तौर पर जो है वो साफ़ किया जाए, ताकि जो है मज़ीद गंदगी ना फैले, मज़ीद बदबू और मच्छर ना फैलें, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को यहाँ पर जो है यहाँ से गुजरना, बड़ों का यहाँ से गुजरना भी जो है वो काफ़ी मुहाल हो गया है। कोरंगी ज़िया कॉलोनी की सड़क पर 2 माह से गंदा पानी जमा है, जिसके बाद सड़क पर अब गड्ढे भी पड़ने लगे हैं। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगी अक्सा शायद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अक्सा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोरंगी ज़िया कॉलोनी बेल चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ आपको मेरे अकब में अगर नज़र आ रहा हो कि पूरे रोड को सीवरेज के गंदे पानी ने जो है वो अपनी लपेट में ले लिया है। पूरा सीवरेज का गंदा पानी जो है पूरे रोड पर है। गाड़ियाँ किस तरह से यहाँ से गुजर रही हैं, ख़ास तौर पे जो बाइक पे सवार शहरी होते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। यहाँ पर शहरी मौजूद भी हैं। सर, हमने देखा आप यहाँ से बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे, तो कपड़ों पे जो छींटे आते हैं नमाज के लिए तो बड़ी मुश्किल होती होगी। बड़ी मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। जाहिर की बात है, कपड़े नापाक हो जाते हैं, फिर नमाज नहीं होती। आप पर रोज़ाना यहीं से गुजरे? जी, यहीं से मलेरिया से। हमारा यहाँ पे हम गारमेंट्स कंपनी में काम करते हैं और ये हमारा यहाँ पे रोज़ का गुजर है। वैसे इतनी बेरोज़गारी है, फिर कीचड़ है, काफ़ी मामला हैं बड़े। तो यहाँ पे आप आते हैं तो कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है आपका? नहीं। किस तरह से फिर यहाँ पे कितना अरसा हो गया यहाँ पे पानी जमा हुए हुए? यहाँ तकरीबन 1.5 महीने के करीब हो गया है। 1.5 महीने से हम यहाँ से बस बड़ी मुश्किलों से निकल कर आना पड़ता है। कभी रोड साइड जाना पड़ता है, एक्सीडेंट होते हैं, काफ़ी मामला हैं। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए। जी बिल्कुल,
आपने यकीनन देखा कि सड़क पे जो है वो सीवरेज के पानी के साथ जो है वो गड्ढे भी पड़े हुए हैं। गाड़ियां जब हिचकोले खा रही हैं तो हमें ये देखने में आ रहा है कि सड़क पे पड़े गड्ढे जो है वो शहरियों को अजियत देते हैं, गाड़ियों में नुकसान भी देखने पे आता है। सीवरेज के पानी जो है वो शहरियों को यहाँ से गुजरने में मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि नमाज के कपड़े गंदे हो जाते हैं। यहाँ से कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है। तकरीबन 1.5 से 2 माह इस पानी को खड़े हुए हो गए, लेकिन यहाँ की इंतज़ामिया ने अब तक यहाँ पे नज़रसानी नहीं बहुत की है। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात, रेलवे के किरायों में 5% इजाफे का इतलाक आज से हो गया। मजीद बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल, महकमा रेलवे की जानिब से गुज़श्ता रोज़ आवाम के ऊपर एक और बम गिराया गया। वही आवाम जो कि पहले ही महंगाई के मारे हैं, उन्हें बता दिया गया कि जी अब रेलवे के किरायों में 5% इजाफा जो है वो कर दिया गया है। और रेलवे के किरायों में ये जो 5% इजाफा है, इसके बाद से ये तीसरा इजाफा है। अगर देखा जाए गुज़श्ता 1.5 माह में, तो 1.5 माह के अंदर ये तीसरा इजाफा है। इब्तदाई तौर पर पहले तकरीबन 10% का इजाफा किया गया, उसके बाद दोबारा 5% का इजाफा हो रहा, और अब पेट्रोलियम मसनूआत में की कीमतों में इजाफे के बाद से एक और इजाफा 5% का किया गया है। जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि गुज़श्ता 1.5 माह के अंदर 20% इजाफा जो है वो ट्रेन के किराए में किया गया है। और ये इजाफा आवाम जो है वो तो मुस्तरद करते ही हैं। इस इजाफे के बाद तमाम ट्रेनों पर इसका इत्तलाक जो है वो आज से होगा, यानी कि 19 सितंबर से जो भी बुकिंग करवाई जाएगी, चाहे ऑनलाइन हो या चाहे वर्बली आकर यहाँ पर बुकिंग कराई जाए, तो उसमें इजाफी किराए के साथ जो है वो टिकट लेना पड़ेगा मुसाफिरों को। इसके अलावा बताया गया है रेलवे हुकाम की जानिब से कि इकॉनमी क्लास के हवाले से अगर बात करें तो 200 से 300 रुपए तक का इजाफा हुआ है, जबकि अगर बात करें बिज़नेस क्लास का तो 500 से 600 रुपए तक का पर टिकट में जो है वो इजाफा किया गया है। ये ज़रा मुसाफिरों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ये किराया जो है वो काबिल कबूल है या फिर नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत। रेल के किराए में 5% इजाफा आम मुसाफिर की बोझ पर कितना बड़ा की जेब पर कितना बड़ा बोझ होगा? जी आप देखें, पहले से इन्फ्लेशन रेट जो है हाई है, उसकी वजह से जो रेलवे की जो किरायों में इजाफा हुआ है, इससे जो है मज़ीद इजाफे में हमारी परेशानी मज़ीद इजाफा हुआ है। गवर्नमेंट और आला काम से गुजारिश करते हैं कि बराए करम जो किराए हैं वो कम किए जाएँ। अच्छा ये बताइएगा, क्योंकि हमेशा ट्रेन के सफ़र को महफूज तसव्वुर किया जाता है, अब ये सफ़र भी अगर महंगा हो जाएगा तो आम आदमी के लिए कितनी मुश्किलात हैं? नहीं, ये तो अपनी जगह पे बात ठीक है कि प्रोटेक्शन है, लेकिन अभी जो टाइमिंग का प्रॉब्लम भी हो रहा है, जिसकी वजह से परेशानियां बहुत इजाफे हो रहे हैं। गवर्नमेंट से हम यही कह सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि बराए करम रिड्यूस की जाए रकम इसकी। डे बाई डे हम देखते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है। ऐसे में आम आदमी की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल होती चली जाती है, क्योंकि अशिया खुरनोश के साथ साथ जो सफ़र है ख़ास तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, वो भी आवाम के लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। और शहरी जो ख़ास तौर पर रेलवे के मुसाफिर हैं, वो इस इजाफे को मुस्तरद करते हुए हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि इस इजाफे को जो है वो वापस। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शाह फैसल टाउन में तनख्वाहों की अदायगी में गैर मामूली ताख़ीर का शिकार मुलाजमीन की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन पर मजदूर तंजीमें चीख उठी हैं। पीपल्स लेबर यूनियन और मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट ने तनख्वाहों से महरूम मुलाजमीन की शनाख्ती परेड के अमल पर सवाल उठा दिए। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान। शाह फैसल टाउन से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, और शाह फैसल टाउन के जो मुलाजमीन हैं उनकी सूरत हाल मरे को मारे शाह मदार जैसी दिखाई देती है। उसकी वजह यह है कि 19 रोज़ गुजरने के बाद जो है अब इनको तनख्वाहों की अदायगी का सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो शाह फैसल टाउन के चेयरमैन हैं, उनके दस्तखत से एक लेटर जारी हुआ था जिसमें तमाम मुलाजमीन की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन जो है उसके अमल का आगाज़ किया गया है। मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन की जा रही है, घोस्ट मुलाजमीन को तलाश किया जा रहा है, और ये 4 रोज़ा मुहिम है मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट की। लेकिन पीपल्स लेबर यूनियन को इस पर एतराज़ है और मुलाजमीन को भी एतराज़ है कि तनख्वाहों की अदायगी तकरीबन निफ्स माह से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बाद जो है वो की जा रही है, और ऐसे में जो है इन मुलाजमीन को परेशान किया जा रहा है। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद कोई अथॉरिटी मौजूद नहीं है जो कि उनकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन कर सके। अदनान सिद्दीकी जो कि पीपल्स लेबर यूनियन डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के सदर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अदनान साहब बहुत शुक्रिया, बताइएगा ये क्या हो रहा है सब? ये औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो चेयरमैन ने जो है फ़िज़िकल वेरिफिकेशन का सिलसिला शुरू किया है, इनको अभी कोई ना इख्तियार है, ना माली है, ना इंतज़ामी कोई इनको इख्तियार नहीं है। इन्होंने अपने दस्तखत से एक लेटर निकाला कि मतलब फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए, जबकि ये जो है फ़िज़िकल वेरिफिकेशन जो है ट्रांजैक्शन ऑफिसर को निकालना चाहिए था। ये मैं ट्रांजैक्शन ऑफिसर से इल्तिमास करता हूँ कि इसका एक्शन लें और एक लेटर निकाल के इसको कैंसिल करवाएं, क्योंकि अभी लेबर के पास सैलरी नहीं है। आज
1.5 महीना गुजरने के बाद आज सैलरी हुई है। तो ये नहीं कि लेबर सैलरी लेने जाए, उन्होंने मतलब लेबर को बुलवा लिया है कि मतलब यहाँ पे आप वेरिफिकेशन कराएं। यहाँ पे गर्मी है, धूप है, हब्स हो रहा है, कोई इंतज़ाम नहीं है, ना कोई यहाँ पे छाँव का इंतज़ाम है, ना कोई पानी पीने का इंतज़ाम है, और ना कोई यहाँ पे दूसरा कोई एक सहूलत है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि अगर ये फिज़िकल वेरिफिकेशन कर भी ली जाती है और किसी किस्म की कोई रिपोर्ट जो है वो चेयरमैन की जानिब से मुरतब की जाती है, तो क्या कानूनी तौर पर उस रिपोर्ट की हैसियत होगी? और इस सिलसिले में मज़ीद आप क्या समझते हैं कि इदारों में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? बस में एतदार मतलब जो आपके अफसरान हैं, पहले बेहतरी उनमें लाई जाए, क्योंकि करप्शन उनके अंदर है। जो बेचारा गरीब 20-30 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता है, उसका मतलब वेरिफिकेशन करना, और मालूम जो अगर जाली भर्तियां की हैं तो वो अफसरान ने की हैं, तो वो सबसे पहले तो अफसरान का मतलब मुहासबा किया जाए कि मतलब उनको इस चीज़ से बात किया जाए। ये आज से 35 साल से यही होता चला आ रहा है। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि सूरत हाल जो है वो इंतहाई दगरगूं हो चुकी है, और यहाँ पे जो फ़िज़िकल वेरिफिकेशन है उस पर जो लेटर जारी हुआ है चेयरमैन की जानिब से, पीपल्स लेबर यूनियन की जानिब से, उस पर भी एतराज़ उठाया गया है कि माली और इंतज़ामी इख्तियार ना होने के बावजूद ये फ़िज़िकल वेरिफिकेशन नहीं की जा सकती। अफसरान का मुहासबा करने की बात की जा रही है घोस्ट मुलाजमीन और बोगस भर्तियों के हवाले से, और मुलाजमीन को रिलीफ देने की बात की जा रही है। ठीक है रिजवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। निगरान सिंध हुकूमत ने 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने 2 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दी है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, निगरान सिंध सरकार ने इस वक्त तक मजमूई तौर पर 7 अफसरान की उखाड़ पछाड़ कर दी है, जिसके 3 अलग अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, जिसके तहत जो है डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजा जो है इस वक्त मुर्तजा तबस्सुम जो है इनको ओहदे से हटाकर ओएसडी बना दिया है, जबकि राजा तारिक हुसैन को नया डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात कर दिया गया, जो पहले एडिशनल सेक्रेटरी महकमा ट्रांसपोर्ट के ओहदे पर तैनात थे। इसके अलावा जिन अफसरान के तबादले कर दिए गए उनमें मज़हर अली को जो है सर्वे सुपरडेंट कराची तैनात कर दिया गया है, जबकि सर्वे सुपरडेंट कराची अनवर अली पामर है उनको ओहदे से हटाकर ओएसडी बना दिया गया है, जबकि हुनैन तारक को सर्वे सुपरडेंट खैरपुर और राशिद अली को जो है सर्वे सुपरडेंट बिलफुखास तैनात कर दिया गया है। इसके तहत जो नोटिफिकेशन जारी किए गए, जिसके तहत एक और भी है मोहम्मद काशिफ सिद्दीकी जो 19 ग्रेड के अफसर हैं, उनको डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट्स औकाफ सिंध तैनात कर दिया गया है। इसका भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडियो अपडेट कर रहे थे। डीजल की कीमतों से ऑयल टैंकर्स मालिकान भी परेशान हैं। ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन खानजादा खान ने डीजल की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। बात करेंगे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम। जी बिल्कुल, ऑयल टैंकर्स मालिकान उनको जो दरपेश मसाइल है उस हवाले से तो वो परेशान है ही, लेकिन चूँकि डीज़ल की कीमतों में भी इजाफ़ा हो जाता है, जिसका असर हम देखते हैं कि हर चीज़ पे पड़ता है, और डीज़ल की कीमतों में इजाफे के हवाले से कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है ऑयल टैंकर्स मालिकान को। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ओनर एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन खानजादा खान। ये बताइएगा कि जब डीज़ल की कीमतें बढ़ जाती हैं तो उस सूरत में ऑयल टैंकर का पहिया चलाना आप लोगों के लिए कितना मुश्किल मरहला साबित होता है? क्या कहेंगे इस हवाले से, होना क्या चाहिए? देखो, मुल्क का अगर पहिया चलता है तो डीज़ल और पेट्रोल के दाम पर और उसके रेट पे चलता है। अभी आपको पता है कि 300 से पेट्रोल का वो चला गया ऊपर, और डीज़ल भी 300 से ऊपर चला गया। अब खाली यहाँ से एक छोटा सा अंदाज़ा कर ले कि अगर एक नौकर 18 से 20 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहा है और उस दिन के 2 लीटर जलाते हैं, 600 लीटर 600 रुपये का वो पेट्रोल जलाता है, तो वो क्या कर सकता है? इसी तरह हमारे ट्रांसपोर्ट, अगर हम लाहौर जाते हैं, हमारे तकरीबन 2 से 1.5 लाख से ऊपर जो डीज़ल का खर्चा होता है, तो हम खर्चात कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तो डीज़ल और पेट्रोल का असर गरीब पर भी पड़ता है, अमीर पे भी पड़ता है, ट्रांसपोर्टर के ऊपर पड़ता है, सरमाएदार के ऊपर पड़ता है, क्योंकि मुल्क में एकदम जो भी चीज़ होता है, जिस चीज़ का कीमत होता है, डीज़ल पेट्रोल के साथ बढ़ जाता है और आसमानों से बातें करता है। होना क्या चाहिए, क्या मुतालबा है आप? अभी ये है कि मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट अगर कर सकता है, किसी दूसरे जगह पर टैक्स लगा ले, किसी दूसरे चीज़ पर वो कर ले, लेकिन जितने तक हो सकता है पेट्रोल डीजल का रेट अगर कम हो जाए तो आवाम को सहूलत मिलेगी, थोड़ा रिलीफ मिल जाएगी।
जी बिल्कुल, ये थे खानज़ादा खान, जिनका कहना है कि डीज़ल जब महंगा होता है तो उसका असर हर चीज़ पे पड़ता है। उनका कहना है कि डीज़ल की कीमतों में इजाफे से जो ऑयल टैंकर्स का पहिया भी चलाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इनका मुतालबा है कि डीज़ल की कीमतों में, बख़ुसूस पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए ताकि इससे आवाम को भी रिलीफ मिल सके और ऑयल टैंकर्स मालिकान भी जो है वो बआसानी ऑयल टैंकर्स का कारोबार जो है वो चला सकें। बहुत शुक्रिया वसीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और बिजली के नर्ख और पेट्रोल की कीमत में इजाफे के खिलाफ आज शहर के 15 मुकामात पर जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा ने एहतजाजी मुकामात के हवाले से इक़दाम कर लिए। मजीद बात करेंगे शाहरुख शाह से। जी शाहरुख। जी बिल्कुल, देखें आज जमात इस्लामी की जानिब से 15 मुकामात पे जो है वो एहतजाज की कॉल दी गई है और आज जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पे, कराची के 15 मुकामात पे जो है वो एहतजाज किया जाएगा। आवाम से जो है वो जमात इस्लामी ने अपील की है कि अपनी मोटरसाइकिल्स और कार्स बंद करके जो है वो एहतजाज में शिरकत करें, जिसमें जो 15 मुकामात में नर्सरी का इलाका जो है वो शामिल है, औरंगी टाउन, शेरशाह, गुलिस्तान जौहर समेत दीगर जो इलाके हैं उधर जो है वो गाड़ी बंद करके जो है वो एहतजाज किया जाएगा। क्योंकि पेट्रोल की बिलिंग जो है वो, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है, बिजली के बिलों में इजाफा है, जिसके बायस ये एहतजाज की कॉल दी गई है। इस वक्त क्योंकि एहतजाज की कॉल दी गई है कि 15 से ज़ायद मुकामात हैं जहाँ पे एहतजाज किया जाएगा और गाड़ी और सड़क गाड़ियों को जो है वो बंद करके जब एहतजाज किया जाएगा तो ट्रैफिक की रवानी यकीनन जो है वो मुतासिर होगी। इस वक्त हम मौजूद हैं DIG ट्रैफिक के ऑफिस में और हमारे साथ DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आज की जो प्लान है वो किस तरीके से तश्कील दिया गया है। जी सर, थैंक यू। क्या कहेंगे आज का प्लान, क्योंकि 15 मुकामात पे एहतजाज की कॉल दी गई है, तो किस तरीके से मैनेज करेंगे? जी बिल्कुल, जैसे आपने अपना बताया कि एक सियासी जमात की तरफ से आज एहतजाज का प्लान है और हर डिस्ट्रिक्ट में 2 से 3 मकामात उन्होंने अनाउंस किए हैं कि जहां क्या आकर वो प्रोटेस्ट करेंगे। इसमें जो है प्रॉब्लम ये है कि ये जो टाइम अनाउंस किया गया है वो एन 5 बजे है, जो कि पीक आवर के शुरू होने का टाइम है, जब सब दफातर से छुट्टी करके लोग जा रहे होते हैं अपने घरों की तरफ। उस वक्त उस टाइम पे कराची में ऑलरेडी ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा जो है वो दबाव होता है मुख्तलिफ सड़कों पर, और जो सड़कें सेलेक्ट की गई हैं वो भी इस तरह की हैं कि जहाँ से मेजर ट्रैफिक का जो है वो गुज़र है। इस सिलसिले में हमने तमाम मकामात पर जो है वो डिप्लॉयमेंट प्लान की हुई है और वहाँ ज़रूरी इक्विपमेंट वगैरह, बैरियर्स वगैरह भी जो है वो भिजवा रहे हैं ताकि अगर किसी सूरत में रोड की पे ट्रैफक की रवानी मुतासर हो तो मुतबादिल रास्ते जो है उनके ऊपर प्लान किया हुआ है कि कहाँ से जो है वो ट्रैफिक को भेजा जा सकेगा। अच्छा, टोटल 15 मुकामात हैं और उस पर कितनी जो है वो नफरी डिप्लॉय की जाएगी और किस तरीके से जो है वो मुतबादिल जो रूट्स हैं उसको जो है वो मैनेज किया जाएगा? जी, जैसे ही जहाँ पे भी अगर ट्रैफिक का ब्लॉक हुआ तो वहाँ से हम मुतबादिल जो उस एरिया के हैं रूट्स उनको ऊपर जो है वो ट्रैफिक को रवां करेंगे और इस सिलसिले में हर मकाम पे कम से कम जो है वो 15 से 20 हमारे एहलकार और फिर सीनियर अफसरान के साथ तैनात होंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो फिर अल्टरनेट रूट होंगे, डाइवर्जन पॉइंट्स होंगे, वहाँ पर भी नफरी जो है वो तैनात होगी। जी बिल्कुल, DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार है वो भी जो है वो ड्यूटी पे मामूर होंगे, जबकि सीनियर अफसरान भी जो है वो यहाँ जहाँ पे एहतजाज की मुकामात हैं वहाँ पे जो है वो तैनात किया जाएगा ताकि और जहाँ पे एहतजाज किया जाएगा उसके जो अल्टरनेट रूट्स हैं, डाइवर्जन रूट्स हैं, उसको जो है वो बहाल रखा जाएगा, जिसकी बाइस जो ट्रैफिक की रवानी है वो जो है वो शदीद मुतासिर जो होगी वो जो है उससे जो है बचा जा सके और शहरियों की सहूलत के लिए ट्रैफिक पुलिस जो है वो डाइवर्जन रूट्स पे जो है वो उनकी सहूलत के लिए मौजूद है। नाजरीन, हर सू महंगाई ही महंगाई है, शहरी परेशान हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। महंगा पेट्रोल और बिला वजह के चालान ने रिक्शा ड्राइवर्स को भी परेशान कर दिया। रिक्शा ड्राइवर्स ज़ारों के तार रोता हुआ अपना रिक्शा लेकर कराची प्रेस क्लब पहुंचा और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इस बारे में मजीद जानते हैं, शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखें महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है इससे जो है हर शहरी जो है परेशान है
कोई पुरसान हाल जो है दिखाई नहीं देता। इसी तरीके से आज जो है सुबह सवेरे सदर के इलाके में ट्रैफिक चालान होने पर जो रिक्शा ड्राइवर है वो कराची प्रेस क्लब आया और उसने एहतजाजन रोते हुए बताया कि उसका आए दिन जो है चालान किया जाता है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। सदर के इलाके में जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं तो उसके ऊपर बिलावजह चालान करते हैं और चालान होने की वजह से उसकी जो कमाई है और जो वो कमाता है दिन भर में वो सारी जो है चालान भरने में जो है चले जाती है। उसने रोते हुए अपने दिल की भड़ास निकाली और कहा कि इस हवाले से अगर डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा ने अगर इस मामले का नोटिस नहीं लिया तो वो अपना रक्षा जो है यहीं पर लाकर जो है कराची प्रेस क्लब पर लाकर जला देगा। इस वाक़े का नोटिस लेने का जो है उसने मुतालबा किया है। उसने बताया कि सुबह से ही जो है वो सुबह जो है स्कूल के बच्चों को जो है सवारी करवाता है और उसके बाद दोपहर के टाइम में जो है स्कूल से बच्चों को लेकर आता है और उनके घरों पर छोड़ता है। और अगर उसको पैसेंजर के लिए ज़रूरत पड़ती है तो सदर के इलाके में ही वो अपना रिक्शा चलाता है। तो हफ्ते और महीने में इसके ऊपर 3 से 4 जो है चलान किए जाते हैं। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रिक्शा ड्राइवर इस सवाल से क्या कहता है, सुनते हैं। पर भाई हमारे साथ हर हफ्ते में 2 दफा 3 दफा चालान करते हम लोगों का। पहले मजदूरी नहीं है, ये भी हमारे को 520 रुपए का ये आज चालान दिया। कल मैंने बैंक में चालान भरे अपने एक यही 520 रुपए का। ये सदर में खड़े होते यकीन मानो हम लोगों को न मजदूरी करने देते ना कुछ। हम लोग अभी मैं बताऊं मैंने 150 रुपए का मजदूरी किया, आधा दिन गुजर गए, अगले ने मेरे को 520 रुपए का चालान दे दिया। यार मैं चालान कहाँ से भरूंगा भाई, ये देखो यार। बीच में अगला बोलते मैं आपका गाड़ी बंद करता हूँ, गाड़ी के ऊपर मीटर लगाओ। तुम्हारे पास परमिट नहीं है, तुम्हारे पास फिटनेस नहीं है यार। खुदा के लिए हम लोगों को जीने दो, नहीं जीने देते हम लोगों को एक ही दफा मार दो यार। ये सदर के एरिया में करते हैं भाई हम लोगों को। ये सदर पे हम लोग सुबह में स्कूल के बच्चे छोड़ता हूँ, सदर में घूमते हूँ। यकीन मानो हफ्ते में 2 चालान में 1200-1500 रुपए का हर हफ्ते में मैं भरता हूँ यार। किराए का घर है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है यार। हम लोग क्या करेंगे यार, खुदा के लिए हम लोगों को जीने। खेल के मैदान से खबर है। 7वीं स्टूडेंट ओलंपिक्स गेम्स में आज एथलीट्स के मुकाबलों में हाई जंप के मुकाबले में जनरेशन स्कूल के मोहम्मद उमर ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। मजीद बताएंगे मोहम्मद हम्माद। देखिए 7वें स्टूडेंट ओलंपिक गेम में आज जो है नेशनल कोचिंग सेंटर में एथलेटिक्स के मुकाबले जो हैं वो जारी हैं, जिसमें हाई जंप के मुकाबलों में जनरेशन स्कूल के मोहम्मद उमर ने पहली और रोहेल ने दूसरी पोजीशन हासिल की। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उमर, हम इनसे बात कर लेते हैं। उमर मुझे बताइएगा, पहली पोजीशन आपने हासिल की हाई जंप में, यकीनन कोई इतना आसान गेम नहीं है, काफ़ी इसमें जो है पावर भी लगती है, तो क्या कहेंगे आज इस गेम में कितना मज़ा आया और कितना एक्सपीरियंस आपको हुआ आगे के लिए, ताकि अच्छे लेवल पर खेलने के लिए भी जो है यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म ज़रूरी होता है ताकि यहाँ से सीख के फिर आगे लेवल पर जाए। काफ़ी अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ हुआ था और बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी जो स्किल्स हैं उनको दिखा सकें और अगर यहाँ पर अच्छा करें तो आगे जाके अपने जो मतलब जैसे भी नेशनल के अंदर या सिंध के अंदर कर सकें, फिर आहिस्ता इंशाल्लाह आगे अगर हो सके तो कभी। क्या कहेंगे, कैसा मतलब इंतज़ामात कैसे लगे आपको, ये जो स्टूडेंट ओलंपिक्स करा रहे हैं उनके बारे में कुछ बताइएगा। इंतज़ामात अच्छे थे, हम लोग को टाइम पे इससे बुलाया था, ऊपर नीचे कुछ हो जाता है लेकिन बाकी तो सब सही था और इवेंट जिस टाइम पे था उसी वक्त हुआ है जंप का। आप देखिए हमारे साथ ये मौजूद थे उमर जो कि पहली पोजीशन उन्होंने हासिल की है। हम इन्हीं के साथी जो हैं रुहेल, उनसे बात कर लेते हैं जो कि सेकंड पोजीशन पे आए। रुहेल मुझे बताइएगा कैसा जो है लगा आपको, कितना मज़ा आया इस गेम में और इंतज़ामात कैसे लगे। इस गेम में तो जाहिर सी बात है आपको स्पोर्ट्स, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपको स्पोर्ट्स पे ही अपना फोकस रखना पड़ता है, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर भी स्कोप होता है। जिस तरीके से आप अपनी नेशनल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं ऑल ओवर, तो उसके लिए तो आपको पैशनेट होना पड़ता है और इस तरह के इवेंट्स में आपका शौक होता है, जाहिर सी बात है तो मज़ा आता है आपको। आगे के क्या गोल्स हैं, सोचा है कि ये तो चलें एक लोकल लेवल है लेकिन आगे जाके नेशनल लेवल फिर इंटरनेशनल लेवल के हवाले से कोई सोचा है कि आगे जाके इस लेवल पे भी खेलना? जी इंशाल्लाह देखें, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें भी पता है कि इसके बारे में किस तरह से स्कोप वगैरह है और किस तरीके से हम लोगों को अपना हम लोगों को गेम पता है, हम कितने उस पर पहुंच सकते हैं, कितना पोटेंशियल है हमारे पास, तो उसको हम लोग नज़र में रखते हुए हार्ड वर्क जाहिर सी बातें करेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करेंगे। आप देखिए ये दोनों जो है पहली और दूसरी पोजीशन इन्होंने हासिल की। इनका ये कहना है कि इस लेवल से जो है बहुत कुछ सीखने को इनको मिला है और फिर आगे के जो उनका गोल्स है वो ये है कि नेशनल लेवल और फिर पाकिस्तान लेवल पे जो है हाई जंप के मुकाबले में हिस्सा लेंगे और पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया हमाद, आपने हमें अपडेट किया। और कैदियों के वक्त को कारआमद बनाने के लिए कराची सेंट्रल जेल की इंतजामिया की जानिब से उन्हें मुख्तलिफ हुनर सिखाए जा रहे हैं। मजीद अपडेट करेंगी आयशा आफरीन।
हुनर कभी बेफ़ायदा नहीं जाता और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कराची सेंट्रल जेल की इंतज़ामिया की जानिब से क़ैदियों को मुख्तलिफ़ हुनर को सिखाने का सिलसिला जारी है। मैं आज कराची सेंट्रल जेल में मौजूद हूँ जहाँ पर मुख्तलिफ़ जो हुनर हैं वो क़ैदियों को सिखाए जा रहे हैं। पेंटिंग है, मोतियों का काम है, इसके अलावा स्कल्पचर बनाने का काम है। अभी कुछ एक हफ़्ते बाद एक एग्ज़िबिशन होने जा रही है कराची एक्सपो सेंटर में जहाँ पर मोतियों से बनाई गई अशिया की नुमाइश की जाएगी, जिसके हवाले से कराची सेंट्रल जेल के अंदर बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द तमाम चीज़ों को तकमील की जानिब ले जाया जा सके और इन चीज़ों की नुमाइश की जा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तेज़ी से काम जारी है। मोतियों से मुख्तलिफ़ सजावटी अशिया बनाई जा रही हैं जिसमें ख़वातीन के बैग्स हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं जो यहाँ पर इस हवाले से काम कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि क्या बना रहे हैं आप? ये एक पर्स बन रहा है जो लेडीज़ पर्स से बाहर इस्तेमाल होता है। इसमें बहुत सारे डिज़ाइन दिए जाते हैं और ये नई एक अशिया है जो कराची में बहुत कम बाहर है ही नहीं, जो सेंट्रल जेल में सिर्फ बनाई जाती है। जो कैदियों के खर्चे निकलते हैं, जो कैदी लावारिस हैं उनके बाहर फैमिलियों को अपना ख़र्चा बेचते हैं यहाँ से कमा के। ये नई अशिया है। यहाँ पर बहुत सारी अशिया यहाँ पर रखी गई हैं, मोतियों से खूबसूरत सी चीज़ें बनाई गई हैं और मेरे साथ इस वक्त DSP सर मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद हैं। सर मुझे ये बताइएगा, ये जो एग्ज़िबिशन होने जा रही है इसमें आपने कितना सपोर्ट किया है यहाँ के प्रिजनर्स को ताकि वो अपनी जो वहाँ यहाँ पर आमदनी कर सकें और अपने वक्त को कारआमद बनाएं? देखिए, हमने ये एग्ज़िबिशन ही इनके लिए की है, पूरी इंतज़ामिया ने, हमारे सीनियर सुपरिटेंडेंट हसन सैतो साहब समेत हमारी पूरी टीम ने ये काम किया है और इनको नए नए आइडियाज़ के साथ साथ तेज़ी से काम अभी भी चल रहा है क्योंकि अभी भी 23 तारीख़ में दिन है, आज जो है 19 तारीख़ है। तो ये सारा काम इनका जल्दी जल्दी तैयार हुए कल तमाम वहाँ शिफ्ट हो जाएगा और एग्ज़िबिशन में मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि वहाँ आएँ और इसको प्रमोट करें ताकि इससे फ़ायदा इन प्रिजनर्स का, इनकी फ़ैमिलियों का होगा। नाज़रीन, क़ैद तो क़ैद होती है लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि कराची सेंट्रल जेल की जो इंतज़ामिया है वो यहाँ के जो प्रिजनर्स हैं उनके इस टाइम को कारआमद बनाती है और साथ साथ कैदियों की ये ख्वाहिश है कि उन्होंने जो चीज़ें यहाँ पर बनाई हैं, जो एग्ज़िबिशन में डिस्प्ले की जाएंगी, उन्हें लोग ख़रीदें और ताकि जो इनकी आमदनी है उसमें इजाफ़ा हो और इसके साथ साथ उनकी बहुत शुक्रिया आयशा, आपने हमें अपडेट